सीरियल के एपिसोड 1 में हमें 500 साल पुराना हनीमून दिखाया जाता है। एक यंग लड़की रोते हुए जंगलों के बीच से होकर एक पेड़ के पास जाती है। दरअसल ये एक पवित्र पेड़ है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, अपने विशेष मांगते हैं और उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं। लड़की रोते हुए गुस्से से उस पेड़ के पास जाकर पहुँचती है। वो पेड़ के सामने रखे हुए प्रसाद को गुस्से से फेंक देती है। अब सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में उस यंग लड़की को दिखाया गया है। वो एक ग्रैंडमदर के पास बैठ रही होती है। वो उनके हाथ पकड़कर कुछ देखने की कोशिश करती है। लड़की का नाम उल्जू है। उल्जू ग्रैंडमदर के परिवार वालों को बताते हैं कि उनके हस्बैंड को किसी गलत जगह पर दफनाया गया है जहाँ पर बुरी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोग उनके बॉडी को किसी सनी जगह पर शिफ्ट कर दे। ऐसे करने पर ग्रैंडफादर के आत्मा को शांति मिलेगी और वो ग्रैंडमदर के सपने में आकर उन्हें गाली देना बंद कर देंगे। साथ ही साथ ग्रैंडमदर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। ओल्जू को हनीमून में उसकी ड्रीम कैचिंग पावर से लोगों को मदद करने के लिए बहुत ही सम्मान मिलता है। ओल्जू को भी ये काम करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ओल्जू की मदर एक समन होती है। वो ओल्जू को उसकी ड्रीम कैचिंग पावर को छोड़कर शादी करने के लिए सलाह देती है, लेकिन ओल्जू अपने माँ को ये विश्वास दिलाती है कि जब उसे सच्चा प्यार मिल जाएगी तभी वो शादी करेगी। इधर हनीमून के रानी को हमें उस पवित्र पेड़ के पास दिखाया गया है। रानी अपने बेटे क्राउन प्रिंस के लिए उस पेड़ से दुआ मांगती है। वहाँ पर रानी को ओल्जू के ड्रीम कैचिंग पावर के बारे में पता चलता है। वो ओल्जू को महल बुलाती है। क्राउन प्रिंस के ड्रीम को पढ़ने के लिए ओल्जू महल जाती है। ओल्जू को पता चलता है कि रॉयल फैमिली मेंबर के द्वारा जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा क्राउन प्रिंस के ड्रीम में आकर उन्हें हॉन्ट करते हैं। ओल्जू रानी से कहते हैं कि अगर वो उन लोगों के बॉडी को किसी सनी जगह पर शिफ्ट कर दे तो उन लोगों के आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर रानी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उन लोगों के बॉडी को कहाँ दफनाया गया है। तो ओल्जू अपने ड्रीम कैचिंग पावर से क्राउन प्रिंस के ड्रीम में जाकर उन लोगों के आत्मा को कंफर्ट देती है। क्राउन प्रिंस ठीक हो जाता है। रानी ओल्जू के काम से खुश होकर उसे कुछ रॉयल गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन उस ओल्जू उससे अनकंफर्टेबल फील करती है और वो ये गिफ्ट नहीं लेती। क्राउन प्रिंस ठीक हो जाता है, लेकिन अजीब काम करना शुरू कर देता है। अजीब समय पर स्माइल करता है। जब लोग उसे बुलाते हैं तो वो लोगों के बातों को अनसुना कर देता है। रानी चिंतित होती है कि उसे किसी ने मोहित किया होगा, इसलिए वो अपने नौकरानी को ओल्जू को लाने के लिए भेजती है। नौकरानी जब ओल्जू के गांव में एंट्री करती है तो उसे ओल्जू के बारे में बुरा भला गॉसिप सुनाई देती है कि ओल्जू ने इतना सारा खजाना हासिल किया है क्राउन प्रिंस के टीम को पढ़कर। गांव वाले गॉसिप करते हैं कि सपनों को पढ़ने के अलावा उसने क्राउन प्रिंस के साथ और भी कुछ किया होगा। दरअसल ये लोग ओल्जू के पावर से जलते थे। इधर ओल्जू की माँ को भी कुछ विजन आते हैं। वो ओल्जू को गांव से तुरंत दूर भेज देती है। वो जानती थी ओल्जू और क्राउन प्रिंस ने चुपके से शादी कर ली। गांव वालों ने भी उसके बारे में बुरा भला गॉसिप करना शुरू कर दिया है। ओल्जू अकेले भेजे जाने के बारे में सोचकर रोती है, इसलिए मदर उसे एक चांदी की बिनियो देती है। बिनियो यानी हेयर स्टिक। ये बिनियो मदर अपने बाल में पहनती थी। मदर कहते हैं कि अगर ओल्जू कसकर इस बिनियो को पकड़ती है तो वो उसे उस इंसान के पास लेकर जाएगी जिसका वो सख्त से तलाश कर रही है। गांव छोड़ने के कुछ देर बाद ओल्जू को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि उसके घर पर आग लग गई। वो दौड़ते हुए घर में जाती है। वो देखती है कि उसके मदर घर के अंदर आग से घिरे हुए हैं। ओल्जू रोती है और अपने मदर से नहीं मरने की भीख मांगती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुके होते हैं और कहानी के फर्स्ट सीन को हमें दिखाया जाता है। ओल्जू उस पवित्र पेड़ पे जाकर अपना जान देती है और जान देने से पहले उसकी इस हालत के लिए हनीमून वासियों को श्राप देती गई है। अब कहानी 500 साल बाद दिखाया गया है, जहाँ पर हमें बड़ी ओल्जू को दिखाया जाता है। उसकी हेयर पर वही हेयर स्टिक थी जिसे उसकी माँ ने मरते समय दी थी। ओल्जू अपने बार में एक लेडी कस्टमर को ड्रिंक सर्व करती है। ओल्जू अपने लेडी कस्टमर को उसके प्रॉब्लम के बारे में शेयर करने को कहती है, पर वो लेडी कस्टमर उसके बारे में बात करने के लिए मना कर देती है। ओल्जू को इससे बहुत गुस्सा आती है। वो कस्टमर को फुल पेमेंट करने को कहती है।
बाद में उल्लू दीवार पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस पर आहें भरते हैं जो मस्तिष्क पॉपअप पर 99,990 डिजिट दिखाया गया है। वो कहते हैं कि 1 लाख तक पहुंचना आसान नहीं है। बार का मैनेजर कोई उस पर गुस्सा होकर बताता है कि उसने उस पवित्र पेड़ पर सुसाइड करने की वजह से उसकी ऐसी हालत है। उसकी वजह से वो आज यहाँ पर प्यास चिल्ला रहा है, वरना वो आर्ट के बुरे आत्मा को पनिश करने के काम पर होता। उल्लू फिर बताती है कि वो अगर ऑनलाइन पर अपना चैनल खोल देती है तो उसे आसानी से चैट पर लोगों के प्रॉब्लम के बारे में पता चल सकता है। पर कोई ये आइडिया बहुत ही बकवास लगा। वो कहता है कि ये काम जिसके लिए परफेक्ट है वही कर सकता है। वो उल्लू को बताता है कि उसे हेवन के हायर अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना है, लेकिन हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए उल्लू ने 6 मंथ से ड्रीम वर्ल्ड का दरवाज़ा नहीं खुला है। उल्लू कहती है अभी इंसानों के सपनों में जाकर सपनों में छेड़खानी करना आसान बात नहीं है। उल्लू कहती है वो अकेले ही 500 सालों से ये काम कर रही है। इन सालों में वो लोगों के सपनों में जाकर उन लोगों के प्रॉब्लम को सोल्यूशन करती है, लेकिन सभी लोगों के मदद करने के बावजूद मैनेजर गुई उसे याद दिलाती है कि उसे अभी अपना टारगेट को पूरा करने के लिए 10 कम पड़ रहे हैं। वो उल्लू को अपने कस्टमर के साथ अच्छे से पेश आने को कहते हैं। जब तक उल्लू अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगी, कस्टमर अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं शेयर करेगी। बाद में हमें पिछली रात की उल्लू की उस लेडी कस्टमर को दिखाया गया है। वो किसी ग्रोसरी मार्ट पर कस्टमर को फ्री में सैंपल सर्विसिंग देने का काम करती है, जिसका नाम मीरान होती है। वहाँ पर हमें कस्टमर सर्विसिंग डेस्क में कांगबे नाम का एक यंग लड़का भी दिखाया जाता है। कांगबे अपने कस्टमर के टच से बचने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि जो कोई भी उसे टच करता है वो लोग अपने पर्सनल सीक्रेट और प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। काम के बाद एक एम्प्लॉय मीटिंग में मीरान को फेट बार के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अनाउंस कर दिया जाता है। कांगबे अपने दोस्त को रास्ते में चलते हुए बताते हैं कि मीरान और उसने एक साथ ही सेम महीने पे काम पे ज्वाइन किया था, फिर भी वो अभी तक पीछे हैं। तो उन लोगों के बॉस कांगबे को कहता है कि अगर वो अच्छी तरह से मेहनत करेगा तो उसे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया जाएगा। उसका दोस्त कहता है कि कांगबे अपने कस्टमर के साथ ज़्यादा धीमा होने के कारण उसकी ऐसी हालत है। बाद में कांगबे अपने एक पुराने दोस्त को मिलने के लिए कैफे पर जाता है, हालांकि वो सावधानी से हाथ मिलने से बचता है। उसका दोस्त जिनताए कांगबे को उसके कॉल करने पर आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी कैफे का एक वेटर ने टकराते हुए जिनताए के ऊपर बियर गिरा देते हैं। कांगबे जिनताए को एक हैंकी देने के लिए जब हाथ आगे करता है तो जिनताए का हाथ उससे हाथ से टच हो जाता है और जिनताए सच बोलना शुरू कर देता है। वो कांगबे को अपना बिजनेस लॉस के बारे में बताता है और साथ ही कांगबे को एक स्टूपिड पर्सन भी बोलता है। कांगबे कहता है कि उसे एक दोस्त को देखना अभी भी अच्छा लगता है, इसलिए वो जिनताए को मिलने के लिए आया था। लेकिन जिनताए तो उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे अच्छा दोस्त कहता है। जिनताए को जब सेंस आता है तो कांगबे को कैफे में छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। घर के रास्ते में कांगबे को एक बस स्टॉप पर एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा है कि अपने ट्रू फीलिंग को शेयर करें और एक ब्यूटीफुल रिलेशन बनाएं। कांगबे अपने बारे में सोचता है कि अपने 27 सालों में उसने ये महसूस किया है कि लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए अपने ट्रू फीलिंग से अनजान रहना ही बेहतर है। तभी वो देखता है कि मीरान डिंग करते हुए नशे की हालत में टैक्सी रोकने की कोशिश करती है और वो रास्ते में चिल्ला चिल्ला कर किसी को गाली दे रही होती है। नेक्स्ट डे मीरान अपने काम पर वापस आती है और जेजू पोर्क की सैंपल बनाती है। एक कस्टमर उसकी सभी सैंपल खाने लगते हैं और उसे रूडली बिहेव करके और बनाने के लिए ऑर्डर देता है। जब पोर्क उसके लिए काफ़ी नहीं होता तो वो मीरान के हाथ से स्टिक पकड़ लेता है और खुद ही बनाना शुरू कर देता है। वो मीरान को बहुत ही बुरा भला कहता है। उस कस्टमर को सभी सैंपल को खाते हुए देखकर मीरान को बहुत ही गुस्सा आती है। वो चिल्लाती है और अपना स्टिक को वापस लेने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे फर्श पर धक्का देकर गिरा देती है। मीरान
गुस्से से मुट्ठी भर के एक कच्चे सुअर का मीट पकड़ती है और उस आदमी के मुंह पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मीट कंबे के मुंह पर लगता है जो उस आदमी के पीछे खड़ा था। लेकिन तभी अचानक एक हाथ उस आदमी के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे चुप करा देता है। वो ओल्जू थी जो उस ग्रोसरी स्टोर पर गुई के साथ सामान लेने आई थी। वो उसे पूरी तरह से ज़मीन से उठाती है और उस पर चिल्लाकर कहती है कि वो एक भिखारी है। उसके पेट को जिसने मुंह से भर दिया है वो उसी का इंसल्ट कर रहा है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। ओल्जू ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो आदमी मीरान के मैनेजर से जाकर उसकी शिकायत कर देता है और मैनेजर भी उस आदमी के साथ देते हुए मीरान को घुटने टेकने और माफ़ी मांगने का ऑर्डर देती है। कांगबे बोलता है कि कस्टमर ने मीरान के साथ मिसबिहेव किया है तो कस्टमर और मैनेजर दोनों को उल्टा मीरान से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन मैनेजर कांगबे को धमकाता है कि वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। वो मीरान को घुटने टेकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मीरान बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। इधर प्लास्टिक पॉपअप बार में गुई ओल्जू के हरकत के लिए बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ओल्जू कहती है कि उसे पूरी इंसानी दुनिया से नफरत है, लेकिन गुई कहता है कि उसे नहीं लगता कि ओल्जू इंसानी दुनिया को नफरत करती है। इंसान तो सिर्फ अपने स्वभाव से बुरे होते हैं। इधर कांगबे अपने घर के रास्ते में फिर से मीरान को देखता है। वो सोचता है कि मीरान टैक्सी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन कांगबे देखता है कि मीरान एक ट्रक के सामने कदम रखने की कोशिश करता है और वो मीरान को बचाने के लिए ट्रक के सामने आ जाता है। मीरान उसे इसके लिए शुक्रिया अदा करती है। कांगबे मीरान को एक साथ डिनर करने के लिए कहता है। वो लोग ओल्जू के बार में जाते हैं। ओल्जू अपना स्पेशल ड्रिंक बनाती है और मीरान को फिर से अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर करने को कहती है, लेकिन मीरान का कहना है कि वो बिजी होने के कारण उसे चलती हुई ट्रक नहीं दिखाई दी। कांगबे मीरान के गाल पर खरोच लगने की वजह से फार्मेसी से ऑइंटमेंट लाता है, लेकिन मीरान कहती है कि उसे शायद ज़्यादा चोट लगी है क्योंकि पीक के मीट को उसके मुंह पर मरने के लिए। वो कांगबे को जब अब ऑइंटमेंट लगाने के लिए टच करती है तो वो कांगबे के पावर से सच बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी जान देने के इरादे से ट्रक के सामने आई। वो कहती है कि स्टोर के मैनेजर की वजह से वो जान देने की कोशिश की। मैनेजर मीरान को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। वो हर समय मीरान को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता। ओल्जू ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो मीरान से पूछती है कि वो मैनेजर को कैसा सज़ा देना चाहती है। मीरान कहती है कि वो चाहती है कि मैनेजर को ये पता चले कि बिना किसी रास्ते से घिरे रहना कैसा लगता है। ओल्जू कांगबे को बाहर भेज देती है ताकि वो मीरान से अकेले तौर पर बात कर सके। वो मीरान को कहती है कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। वो मीरान को अपनी स्पेशल ड्रिंक पिलाती है, जिसे पीकर मीरान तुरंत ही गहरी नींद में चली जाती है। नींद से उठकर मीरान खुद को स्टोर के सीसीटीवी रूम में पाती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है स्टोर बंद होने के बाद मैनेजर मीरान को पीछे से जब छूने जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे गर्म ग्रिल पर पटक देती है। मैनेजर पार्क चिल्लाता है और वो भागने की कोशिश करता है। दरअसल वो ओल्जू थी जो मीरान के सपनों के दुनिया में थी। मैनेजर पार्क जब भागने की कोशिश करता है तो ओल्जू उसके सामने भूत की तरह आ जाता है। वो एक सेल्फ से चाकू लेकर ओल्जू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्जू इससे बिल्कुल नहीं डरती। इसी बीच कांगबे जब लौटता है तो वो देखता है कि मीरान बेहोश पड़ी है। वो मीरान को जगाने के लिए जब टच करता है वो तुरंत ही उसके सपनों की दुनिया में चला जाता है। वो स्टोर के मैनेजर को चाकू से ओल्जू को डराते हुए देखता है, इसलिए वो एक कार्ड पकड़ लेता है और कार्ड से मैनेजर को धक्का देता है। मैनेजर बेहोश हो जाता है और कार्ड पर गिर जाता है। तभी ओल्जू कांगबे से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि इंसानों को तो ये बार नहीं दिखाई देता है। इंसान दूसरों के सपनों में भी नहीं आ सकता है। दरअसल ओल्जू का बार एक मैजिकल बार है जो आम लोगों को सिर्फ ओल्जू के पावर से ही दिखाया जाता है। ओल्जू गुई से गुस्सा होती है और वो कांगबे से पूछती है कि वो मीरान के सपने में कैसे आया। ये ओल्जू मैनेजर गुई से पूछती है कि
एक इंसान ड्रीम वर्ल्ड में कैसे आ सकता है। गुई कांगबे के सर पर कुछ देखने की कोशिश करता है। गुई बताता है कि कांगबे की स्पिरिचुअल विजन उसके जन्म से ही खुल गई है, जिसके कारण वो दूसरों से अलग है और यूनिक है। गुई ओल्जू को विश्वास दिलाती है कि कांगबे को कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन कांगबे ओल्जू से पूछता है कि वो उसका प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। ओल्जू कहती है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कांगबे और कुछ वो कहे स्टोर मैनेजर होश में आकर कार्ट से भाग निकल जाता है। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए पीछा करते हैं। वो सभी लोग स्टोर के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ओल्जू अपने बिनियों से मैनेजर पर वार करती है, जिससे वो मैनेजर जमीन पर गिर जाता है। ओल्जू उसे बहुत मारती है और डराती भी है। मैनेजर डर के ओल्जू से अपनी जान की भीख मांगती है। ओल्जू कहती है उसने मीरान को इतना तंग किया है कि अब उसे कैसा लग रहा है। पर तभी अचानक वो ओल्जू के हाथ से भाग निकल जाता है और गुई उसके सामने आ जाता है। गुई उसका गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लेता है और ओल्जू के कहने पर उसे शहर से बाहर दूर फेंक देता है। मीरान अभी भी ड्रीम वर्ल्ड के सिक्योरिटी रूम पे थी। कांगबे मीरान को समझाता है और उसे बाहर आने को कहता है। ओल्जू उसे कहती है कि उसे अब डर से घिरे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे सिक्योरिटी रूम से बाहर आने को कहती है। ओल्जू की बात को सुनकर मीरान को सुकून मिलता है और उसे हिम्मत भी मिलती है। मीरान नेक्स्ट डे जाकर अपने बॉस को मैनेजर के गलत हरकत के बारे में बता देती है। बॉस मीरान को उसकी हिम्मत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और मैनेजर को पनिश करने का वादा भी करते हैं। बाद में हमें उस कस्टमर को दिखाया जाता है जिसने मीरान के साथ बुरा बर्ताव किया था। वो मीरान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। दरअसल गुई उस आदमी के सपनों में आया था और उसे डराकर मुफ्त का खाना तमीज़ से खाने को कहता है और मीरान से माफ़ी मांगने को कहता है। मीरान के आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे माफ़ी मांगी है। वो कांगबे को रात में घर ले जाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कांगबे को कुछ भी याद नहीं रहता। मीरान कहती है कि उसने तो बार में सिर्फ खाना खाया है, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन सुबह जब वो उठती है उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उस समय कांगबे को गुई के बारे में याद आता है। उसे याद आता है कि गुई ने कैसे मैनेजर को टॉप फ्लोर से शहर के बाहर फेंक दिया था। ऐसा लगता है कि ये सब रियल में हुआ था। तभी वो ओल्जू के बिनियों पर पैर रख देता है। उसे तभी याद आ जाता है कि ओल्जू ने बिनियों से मैनेजर के सर पर वार किया था। कांगबे को पता चलता है कि ये सब रियल में हुआ था और वो सचमुच मीरान के ड्रीम वर्ल्ड पे गया था। ओल्जू के इलेक्ट्रिक डिवाइस पर 99,991 दिखाया जाता है। ओल्जू और गुई बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी सिफ यम आ जाते हैं। सिफ यम हेवन के हायर अथॉरिटी से है। वो मरते हुए लोगों के आत्मा को हेवन में ले जाने का काम करते हैं। सिफ यम ओल्जू से कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड के देवता से एक जरूरी मैसेज लेकर आया है। वो अपने टैबलेट से क्वीन योमरा की विजन को दिखाते हैं। क्वीन योमरा कहती है कि ओल्जू के पास सिर्फ 1 महीना ही अपने काम को पूरा करने के लिए है। अगर वो तब तक अपना काम नहीं पूरा कर पाती है तो उसे हेल के गहरी खाई में धकेल दिया जाएगा। सिफ योम बताते हैं कि रानी योमरा को ओल्जू के बारे में बहुत सारी शिकायत मिल रही है। वो अपने काम को छोड़कर सिर्फ एंजॉय कर रही है। उसके लिए ये बड़ी सज़ा नहीं है। ओल्जू उल्टा कहती है कि उसने 500 सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन सिफ योम उसे याद दिलाती है कि ऐसे सज़ा के लिए आमतौर पर 300 साल की सज़ा दिया जाता है, लेकिन रानी योमरा ने उसे 2 साल और ज़्यादा दिया है। ये सब सुनकर ओल्जू सिफ योम पर गुस्सा हो जाती है। सिफ योम ओल्जू के गुस्से को देखकर गुई को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। ओल्जू विश करती है अगर उसके पास कोई मैग्नेट होता जिससे लोग उसके पास खींचे चले आए। तभी उसे कांगबे के पावर के बारे में याद आती है। वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। इधर कांगबे को भी सब कुछ याद आ जाता है। वो भी ओल्जू से मिलने के लिए चला जाता है। कांगबे ओल्जू से मिलकर पूछता है क्या वो उसकी मदद कर सकता है। ओल्जू कहती है
वो सब कुछ करेगी जो वो कर सकती है, लेकिन बदले में उसे कंबे की ज़रूरत है, और वो ये कहकर बिन्नियों को कंबे के सीने में दबा देती है। हमें यहाँ पर एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो ओल्जू को उसकी माँ ने कहा था कि वो अकेली नहीं है, जब भी उसे और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी तब वो ये बिन्नियों कस के पकड़कर उस इंसान के पास लेकर जाएगी जिसका वो सबसे तलाश कर रही है। अगर स्टोरी अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करना, कमेंट बॉक्स पर यस लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए